गुड मॉर्निंग बच्चों हम लोग विज्ञान में जीव जनन कैसे करते हैं पाठ पढ़ रहे थे। और पिछली कक्षा में हम लोगों ने ये पढ़ लिया था कि खंडन क्या होते हैं, मुकुलन, पुनरुत्व, भवन क्या होता है। साथ ही हमने ये भी देखा था कि कायिक प्रवर्धन की परिभाषा क्या होती है, प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन क्या है, कृत्रिम वर्धी प्रजनन क्या है। और ये भी देखा था कि जो बीजाणु हैं उनका किस तरीके से फॉर्मेशन होता है। लैंगिक जनन देखा था, लैंगिक जनन की प्रक्रिया में किस प्रकार जो है प्रजनन होता है, और लैंगिक प्रजनन का महत्व भी देखा था। आज हम लोग इस पाठ को आगे बढ़ाते हुए पढ़ेंगे अलैंगिक एवं लैंगिक जनन में अंतर। यानी अभी तक तो हम लोगों ने लैंगिक और अलैंगिक जनन अलग अलग पढ़ा, अब हम लोग देखेंगे कि दोनों में अंतर क्या है। तो बच्चों देखिए, लैंगिक जनन में पहला पॉइंट है कि युग्मकों का निर्माण का संलयन नहीं होता है। यानी अलैंगिक जनन में क्या होगा कि हमें एक जनन की आवश्यकता होती है, और इसमें जब एक जनन होगा तो हमें युग्मक का संलयन नहीं बनेगा, यानी युग्मक का निर्माण नहीं होगा, और जब निर्माण नहीं होगा तो उसमें संलयन भी नहीं होगा। लेकिन लैंगिक जनन में क्या होता है बच्चों, युग्मकों का निर्माण होता है तथा उनका संलयन भी होता है, यानी कि उनके बीच में निषेचन होता है, मिलन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। लैंगिक जनन का मुख्य लक्षण होता है। अब बच्चों अलैंगिक जनन में दूसरे पॉइंट में केवल एक जनक ही आवश्यक होता है, क्योंकि ये अलैंगिक जनन है इसलिए केवल एक जनक की ज़रूरत होती है। लैंगिक जनन में लैंगिक जनन हेतु सामान्यतः 2 जनकों की आवश्यकता होती है। कुछ द्विलिंगी जंतुओं में दोनों प्रकार के युग्मक एक ही जनक बना लेते हैं। यानी कि अगर जैसे कोई जीव है जिसमें दोनों लिंग उपस्थित हैं, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि दोनों प्रकार के युग्मक जो हैं किस में बनेंगे, एक ही जनक में बनते हैं। तीसरा पॉइंट है संतति। संतति आनुवांशिक रूप में जनक के समान होती है। किसके समान होगी, अलैंगिक जनन में क्या होगा, जो उनके जो संतान होगी वो हूबहू जो है अपने माता पिता के जैसे होगी, जिसको कहते हैं क्लोन, यानी कि फ़ोटोकॉपी उनके जैसी होगी। लैंगिक जनन में क्या होगा बच्चों की संतति जनक से आनुवंशिक रूप से भिन्न होगा, यानी कि जो भी उनके जो संतान होगी वो माता पिता से आनुवंशिक रूप से वो अलग होगी। चौथा पॉइंट है कोशिका विभाजन में कि अलैंगिक जनन में केवल समसूत्री विभाजन सम्मिलित होता है। माइटोसिस क्या होता है, ये पहले भी मैंने आपको बच्चों कक्षा 9 में पढ़ाया हुआ है कि माइटोसिस में समसूत्री विभाजन होगा, और लैंगिक जनन में क्या होता है बच्चों कि अर्धसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री मतलब कि जब एक कोशिका से दूसरी कोशिका बनेगी तो उसमें जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे वो बराबर होंगे, यानी कि समसूत्री होंगे। लेकिन अर्धसूत्री विभाजन में क्या होता है कि जो जनक कोशिका होती है उससे जब संतति कोशिका बनती है तो उसमें जो क्रोमोसोम्स का जो नंबर होता है, यानी जो संख्या होती है, वो आधी हो जाती है। इसीलिए इसको बच्चों अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं। तो अर्धसूत्री विभाजन लैंगिक जनन का अभिन्न अंग है। समसूत्री विभाजन भी होते हैं। सबसे पहले क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन होगा, फिर उसके बाद जो है समसूत्री विभाजन होता है। अलैंगिक जनन में बच्चों अत्यल्प विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं, यानी कि जो जनक कोशिका है और संतति कोशिका है उन दोनों में जो विभिन्नता होगी वो बहुत ही ना के बराबर होगी, यानी कि दोनों जो हैं क्यों एक जैसे फ़ोटोकॉपी के तरीके से हैं, तभी जो हैं उनमें विभिन्नताएं नहीं होंगी। लेकिन लैंगिक जनन में क्या होता है बच्चों कि अधिक विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं। कैसी होंगी, ज़्यादा विभिन्नताएं होंगी, क्योंकि इनमें क्या है आनुवांशिक रूप से अलग अलग हो रहे हैं। उदाहरण देख लेते हैं अलैंगिक जनन में कि सामान्यतः जो सरल जीव हैं उनके द्वारा ये वाला जो अलैंगिक जनन है प्रदर्शित किया जाता है। लैंगिक जनन जो है बच्चों ये सभी जटिल उच्च वर्ग के जीवों तथा सरल जीवों में भी पाया जाता है। यानी ये जो जनक लैंगिक जनन है, ये जो उच्च वर्ग के जो जीव होते हैं, जैसे कि जिनमें वे जीव जो एक से ज़्यादा कोशिकाओं के बने होते हैं, उनमें ये जो जनन है वो पाया जाता है।
तो ये तो था बच्चों अलैंगिक और लैंगिक जनन में अंतर। अब देखेंगे बच्चों पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। पुष्पी पौधे कौन से होते हैं? वे पौधे जिनमें पुष्प आते हैं यानी कि फूल आते हैं, ऐसे पौधों को बच्चों कहते हैं पुष्पी पौधे। और इनको बच्चों ये किस में होंगे? ये होते हैं एंजियोस्पर्म्स में या फिर आवृतबीजी पौधों में। जब मैंने आपको पौधों का वर्गीकरण पढ़ाया था या पादपों का वर्गीकरण पिछले साल पढ़ाया था, तो मैंने आपको बताया था कि आवृतबीजी कौन से होते हैं पौधे। तो बच्चों आप फिर से मैं आपको बता रही हूँ कि आवृतबीजी जो पौधे होते हैं उनमें जो सीड्स होते हैं यानी जो बीज होते हैं उनमें आवर्त पाई जाती है यानी कि कवरिंग पाई जाती है। तो ऐसे बीज ऐसे जो पौधे होते हैं क्या कहलाते हैं? आवृतबीजी कहलाते हैं। और बीज तभी बनेंगे जब उनमें पुष्प होगा। तो नेचुरल सी बात है बच्चों, जो एंजियोस्पर्म्स जो होते हैं या आवृतबीजी जो होते हैं वे पुष्पी पौधे कहलाते हैं। तो आवृतबीजी अर्थात पुष्पी पौधों में पुष्प प्रजनन अंग होता है यानी उनमें जो पुष्प को खिलाने वाले वो कौन से होंगे? पुष्प प्रजनन अंग होंगे। इसलिए पुष्प को एक रूपांतरित प्ररोह कहा जाता है यानी कि मॉडिफाइड शूट कहा जाता है। ये पुष्प होता क्या है? जो आपका जो एक तना है वो अपने आप को परिवर्तित कर देता है। जो तना है वो अपने आप को परिवर्तित कर देता है बच्चों एक फूल के रूप में। पुष्प क्या है बच्चों? अगर आपसे पूछा जाए कि पुष्प क्या है तो पुष्प एक वृंत द्वारा शाखा से पुष्प क्या है? पुष्प है एक रूपांतरित प्ररोह है। क्या है? एक रूपांतरित प्ररोह है। पुष्प एक वृंत द्वारा शाखा से जुड़ा होता है। एक डंडी होती है जिसे बोलते हैं पेडिसल, जिसे हिंदी में बोलते हैं वृंत, यानी पुष्प एक वृंत से शाखा से जुड़ा होता है। पुष्प की संरचना अध्ययन जो है वो बच्चों हम लोगों ने पहले भी पढ़ चुके हैं और हम लोग इसके आगे भी देखेंगे कि पुष्प में जनन हेतु नर व मादा भाग पाए जाते हैं। जनन के लिए हमेशा नर व मादा की आवश्यकता होती है। तो पुष्पों में भी नर जनन अंग होंगे और मादा जनन अंग होते हैं। तो नर भाग जो है वो पुंकेसर तथा मादा भाग जो है अंडप कहलाता है यानी कार्पल। अगर पुष्प में नर व मादा भाग दोनों उपस्थित हों तो पुष्प द्विलिंगी कहलाता है। जैसे अगर एक ही पुष्प में नर अंग भी है और मादा अंग भी है, एक ही पुष्प के अंदर अगर नर और मादा अंग दोनों हैं तो ऐसा पुष्प क्या कहलाएगा? द्विलिंग, यानी दोनों लिंग एक ही फूल में उपस्थित हैं तो ऐसा पुष्प जो है क्या कहलाएगा? द्विलिंगी। ठीक है। केवल एक प्रकार के जनन अंग धारण करने वाला पुष्प एक लिंगी कहलाता है। और अगर किसी भी फूल में एक लिंग है यानी एक फूल में केवल नर अंग है और दूसरे फूल में केवल मादा अंग है तो ऐसे फूल क्या कहलाते हैं या ऐसे पुष्प क्या कहलाते हैं? एक लिंगी कहलाते हैं यानी यूनिसेक्सुअल। एक लिंगी पुष्प में यदि केवल पुंकेसर उपस्थित हो तब उसे नर या पुंकेसरी पुष्प कहते हैं। यानी अगर कोई फूल है या पुष्प है जिसमें केवल नर जनन अंग उपस्थित है यानी कि पुंकेसर है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? वो पुष्प क्या कहलाएगा? पुंकेसरी पुष्प कहलाएगा यानी स्टेमिनेट फ्लावर कहलाएगा। तथा केवल स्त्री केसर उपस्थित होने पर मादा या स्त्री केसरी पुष्प कहलाती है। और इसका उल्टा अगर हम लोग देखें तो अगर किसी पुष्प में मादा अंग केवल उपस्थित है यानी स्त्री केसर उपस्थित है तो ऐसे क्या कहलाते हैं? स्त्री केसरी पुष्प कहलाते हैं। यदि एक लिंगी पुष्प एक ही पौधे पर उपस्थित हो तब पौधा उभयलिंग्याश्री यानी मोनेशियस कहलाता है। अब ऐसे समझें आप बच्चों, पेड़ एक है यानी पौधा एक है, एक ही पौधे पर उपस्थित हो। पौधा कैसा है? एक ही है, या नर होगा या मादा होगा। ठीक है, यानी पूरी डंडियों में जो पुष्प के केवल नर पुष्प उपस्थित हैं तो ऐसे क्या कहलाते हैं? उभयलिंगीयश्री कहलाते हैं। यदि नर पुष्प व मादा पुष्प अलग अलग पौधे में उपस्थित हैं यानी ऐसे समझे, यदि
जो एक पौधा है उसमें एक लिंगी पुष्प उपस्थित है, यानी कि एक डंगाल में नर है और एक डंगाल में मादा है, ऐसे क्या कहलाएंगे? मोनेशियस कहलाएंगे, यानी कि उभयलिंग्याश्री कहलाते हैं। यदि नर पुष्प या मादा पुष्प अलग अलग पौधा धारण करे हैं तब ऐसा पुष्प क्या कहलाएगा? एक लिंग्याश्री यानी डायशियस कहलाता है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैंने आपको एक पुष्प की संरचना दिखाई है जो कि ये पुष्प की खड़ी काट है। अगर आप पुष्प को लेंगे, उसको ऊपर से नीचे तक आप काटेंगे तो ये कैसा काट कहलाएगी? खड़ी काट कहलाएगी। ठीक है, यानी कि लॉन्गिट्यूडनल इसका जो सेक्शन हम अगर काटेंगे तो खड़ी काट कहलाएगा। देखिए पुष्प में कौन कौन से भाग उपस्थित हैं। पहला है बच्चों, इधर देखिए कि दल है, फिर उसके बाद आपके आते हैं बाह्य दल, फिर अंदर आते हैं दल। ठीक है, उसके बाद आते हैं पुतंतु, उसके बाद आएंगे बच्चों पुतंतु। ठीक है, और पुतंतु के बाद आते हैं, उनमें क्या उपस्थित होते हैं? परागकोश, और पुतंतु और परागकोश मिलकर के पुंकेसर कहलाते हैं। अब जो क्या कहते हैं, जनन मादा जनन अंग, इसमें कौन सा है? अंडप है। तो अंडप में कौन कौन से भाग हैं? अंदर जो है देखिए बीजांड दिख रहा है, उसके चारों ओर अंडाशय है, फिर वर्तिका है, फिर वर्तिकाग्र है। वर्तिकाग्र जो है बच्चों सबसे ऊपरी भाग होता है मादा जनन अंग का। ये जो पूरा पुष्प है बच्चों एक पुष्प वृंत के ऊपर टिका हुआ होता है। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग अब इसे डिस्कस करेंगे। पुष्प के भाग। एक प्रारूपी पुष्प में पुष्प वृंत के ऊपर का चौड़ा चपटा भाग पुष्पासन कहलाता है, यानी कि थैलेमस। यानी मोटा मोटा देखिए आप यहाँ पे जिस पे कुछ लिखा हुआ नहीं है, ये क्या कहलाएगा? थैलेमस कहलाएगा। इसके ऊपर निम्न भाग चक्रीय क्रम में उपस्थित होते हैं, यानी कि एक चक्र के रूप में। अगर बाह्य दल है तो बाह्य दल भी एक चक्र के रूप में उपस्थित होंगे, दल हैं तो भी एक चक्र के रूप में उपस्थित होंगे। तो ये सभी जो हैं किस रूप में उपस्थित होते हैं? एक चक्र के रूप में, चक्रीय क्रम में उपस्थित होते हैं। पहला ले लेते हैं बाह्य दल। ठीक है, तो बाह्य दल जो होते हैं इनके पूरे ग्रुप को हम क्या कहेंगे? सेपल्स कहेंगे। पुष्प का सबसे बाहरी सुरक्षा कवच वह हरा भाग बाह्य दल कहलाता है। आपने कभी अगर फूल देखा होगा तो फूल के जो सबसे नीचे वाला बहुत पतली पतली जो पत्तियां होती हैं पुष्प के नीचे, डंगाल के ऊपर नहीं, पुष्प के नीचे जो देखिएगा हरी हरी जो पत्तियां होती हैं उनको क्या कहते हैं? बाह्य दल कहते हैं। या फिर उनका जो पूरा ग्रुप है या समूह है उसको हम कहेंगे सेपल्स। बाह्य दल कलिका अवस्था में पुष्प की रक्षा करता है, और जब ये कली के रूप में होता है तो जो बाह्य दल होता है उसको पूरा कवर करके रखता है, इसकी सुरक्षा करता है। संयुक्त रूप से सभी बाह्य दलों को तकनीकी रूप से बाह्य दलपुंज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कैलेक्स कहा जाता है। अगर हम इनके पूरे ग्रुप को देखें तो एक इनका जो पूरा ग्रुप है क्या कहलाएगा? बाह्य दलपुंज या फिर कैलेक्स कहलाता है। दूसरा आता है बच्चों दल। अब बाह्य दल के अंदर आप देखेंगे तो दल होते हैं, दल को अंग्रेजी में पेटल्स बोलते हैं। ये सुंदर अलग अलग कलर की होती हैं। कभी देखा गुलाब की जो है कैसी पंखुड़ी होती है, लाल भी होती है और क्या कहते हैं पिंक भी होती है। ठीक है, तो ये क्या कहलाते हैं? ये दल कहलाते हैं। तो दल पुष्प का सर्वाधिक आकर्षक व प्रायः रंगीन भाग होता है। कैसा भाग होता है? रंगीन भाग होता है। ये विभिन्न कलर के भी होते हैं। ये सुगंधित भी हो सकता है। सभी दलों को दलपुंज के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? दलपुंज। अगर इनके पूरे ग्रुप को अगर हम एक साथ देखें तो ये पूरे ग्रुप जो है क्या कहलाएगा? कोरोला कहलाएगा। और ये दल रंगीन व सुगंधित क्यों होते हैं ये मैंने आपको पहले भी बताया था और आगे भी हम आपको बताएंगे इसको। ठीक है, अब देखते हैं बच्चों पुंकेसर क्या होते हैं। पुंकेसर यानी स्टेमन्स। पुष्प का नर जनन भाग पुंकेसर कहलाता है। पुंकेसर क्या है? जो नर जनन भाग है किसी भी पुष्प का वो क्या कहलाएगा? पुंकेसर कहलाएगा। भिन्न भिन्न पुष्पों में पुंकेसर की संख्या भिन्न भिन्न होती है, मतलब कि किसी में 8 होंगे, किसी में ज़्यादा होंगे। ठीक है, तो अलग अलग फूलों में अलग अलग पुंकेसर जो हैं उनकी संख्याएं अलग अलग होती हैं।
प्रत्येक पुंकेसर एक लंबे पुतंतु तथा परागकोश से मिलकर बना होता है। देखिए मैंने आपको जो पुष्प की संरचना अभी आप मैं दिखाई है उसमें पुतंतु और परागकोश दोनों एक लाइन में हैं, और जो परागकोश और पुतंतु को अगर हम एक साथ मिला देंगे तो ये क्या कहलाता है? पुंकेसर कहलाता है, यानी कि नर जनन भाग कहलाता है। ठीक। परागकोश पुंकेसर का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग है। परागकोश क्या है? सबसे महत्वपूर्ण भाग है जिसके अंदर परागकण का निर्माण होता है, और यही जो परागकोश है इसमें अगर आपने कभी फूल देखे होंगे उसमें पीले पीले जो हैं परागकण निकलते हैं, तो ये क्या है? ये किसके अंदर से निकलते हैं? ये परागकोश के अंदर निकलते हैं। ठीक है। परागकोश के फटने से परागकण मुक्त हो जाते हैं, यानी कि इधर उधर फैल जाते हैं तथा एक पीले पाउडर जैसे पदार्थ के रूप में दिखाई पड़ने लगते हैं। प्रत्येक परागकोश में बहुत बड़ी संख्या में ऐसे परागकण बनते हैं। प्रत्येक परागकण में नर जनन कोशिका या नर युग्मक का निर्माण होता है। अगर आप एक भी आप परागकण देखें तो ये क्या है? ये नर जनन कोशिका है या नर युग्मक है। ठीक है। अब देखेंगे बच्चों अंडप। तो अंडप यानी कार्पल। पुष्प का मादा जनन भाग क्या कहलाता है? अंडप कहलाता है। एक पुष्प में एक या अधिक अंडप उपस्थित हो सकते हैं, यानी कि एक अंडप भी हो सकता है, दो अंडप भी हो सकते हैं। ठीक है। पुष्प के सभी अंडपों को सामूहिक रूप से स्त्री केसर कहते हैं, यानी पिस्टल कहते हैं। क्या कहते हैं? पिस्टल कहते हैं। प्रत्येक अंडप 3 भागों में मिलकर बना होता है। किससे बना होता है? 3 भागों से। कौन कौन से? सबसे नीचे का फूला हुआ भाग क्या कहलाता है? अंडाशय कहलाता है, जिसे कहते हैं ओवरी। बीच का भाग जो है, बीच का नलिका जैसा जो लंबा भाग होता है उसे कहते हैं वर्तिका यानी स्टाइल। तथा सबसे ऊपर का जो घुंडी जैसा भाग होता है वो क्या कहलाता है? वर्तिकाग्र यानी स्टिग्मा। यानी जो अंडप है उसका 3 भाग हैं, ओवरी, स्टाइल और स्टिग्मा, यानी अंडाशय, वर्तिका और वर्तिकाग्र। अंडाशय के अंदर एक या अधिक बीजांड उपस्थित होते हैं, यानी कि ओव्यूल उपस्थित होंगे। किसके अंदर होंगे? ये बच्चों अंडाशय के अंदर होते हैं। पुष्पी पादपों में अंड कोशिका या मादा युग्मक इसी अंडप में उपस्थित होते हैं। वर्तिकाग्र अंडप का वह भाग है जो पराग कण को ग्रहण करता है। अब देखिए सबसे ऊपर का जो भाग है उसे क्या कहते हैं? वर्तिकाग्र। इसी वर्तिकाग्र पे जो नर जनक कोशिका है यानी पराग कण है वो आकर के किस हवा के द्वारा या किसी कीट के द्वारा उस पे उपस्थित हो जाएगा। ठीक है। तो वर्तिकाग्र क्या है? यहीं पर जो है पराग कण जो है आकर के चिपक जाते हैं, यानी कि वो ग्रहण करता है वर्तिकाग्र। जब नर जनन जो कोशिका है या मादा जनन कोशिका है जब आपस में मिलते हैं, यानी निषेचन को सफलतापूर्वक संपन्न करने के लिए अभी 2 महत्वपूर्ण निषेचन पूर्व यानी कि घटनाओं का होना बहुत जरूरी। जब भी परागकण तो वर्तिकाग्र पर आ गया है, लेकिन उससे पहले जो है बच्चों क्या होता है कि जो फर्टिलाइजेशन है यानी निषेचन से पहले कुछ ऐसी महत्वपूर्ण घटनाएं होती हैं पुष्पों के अंदर जो जिसके बगैर जो है क्या कहते हैं जनन पॉसिबल नहीं है। तो वो क्या है बच्चों? पराग कणों का परागकोश से वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण होना। क्या है? यानी नर युग्मक जो है परागकण के अंदर ही सुरक्षित रहते हैं, और जो पराग कण हैं ये कहाँ पहुँचेंगे? ये पराग कोश से वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित हो जाते हैं, यानी ट्रांसफ़र हो जाते हैं। अब वर्तिकाग्र पर पहुँचे जो पराग कण हैं उसमें स्थित जो नर युग्मक है उसको बीजांड में स्थित अंड कोशिका में पहुँचना होता है। यानी 2 प्रक्रियाएं, एक तो नर जनन भाग से मादा जनन भाग तक तो ट्रांसफ़र होता है, उसके बाद वर्तिकाग्र से सीधे अंडाशय या क्या कहेंगे कि मादा युग्मक तक पहुंचने के लिए वहाँ पे एक प्रोसेस होता है, उसके बाद ही जो है निषेचन की प्रक्रिया होती है बच्चों। ठीक है। अब ये क्या है? यानी पराग कणों का पराग कोश से वर्तिकाग्र तक पहुँचने को क्या कहेंगे बच्चों? परागगण क्या कहते हैं? परागण कहेंगे। अब ये देखेंगे परागण क्या है?
कि पराग कणों का किसी पुष्प के पराग कोश से वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण क्या कहलाता है? परागगण कहलाता है। बच्चों कंफ्यूज मत होइएगा, परागकण अलग है और परागगण अलग है। परागगण क्या है? यानी कि बहुत सारे जो पोलन ग्रेन्स हैं या बहुत सारे जो परागकण हैं वो परागगण बनाते हैं। ठीक है, परागण जो परागकोश से परागकण जो हैं वर्तिकाग्र तक जब वो पहुंच जाते हैं तो इस प्रक्रिया, ये प्रक्रिया है बच्चों। परागण क्या है? ये प्रक्रिया है। और परागकण क्या है? ये नर युग्मक अंग है। ठीक है, क्या है? नर युग्मक है। लेकिन परागण क्या है? एक प्रक्रिया है। जिम्नोस्पर्म व एंजियोस्पर्म पौधों में परागण एक महत्वपूर्ण पूर्व निषेचन घटना है, अर्थात परागण निषेचन पूर्व अनिवार्यता है, यानी इसके बगैर जो है वो निषेचन नहीं होगा। अब देखेंगे बच्चों, परागण दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? दो प्रकार के होंगे। एक होता है स्वपरागण, दूसरा होता है परपरागण। सबसे पहले देखेंगे स्वपरागण क्या है, यानी सेल्फ। स्व मतलब सेल्फ, खुद के द्वारा। ठीक है, तो जब किसी पुष्प के पराग कोशों से निकले पराग कणों का स्थानांतरण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर तथा उसी पौधे पर स्थित किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र तक होता है, तब वो परागण स्वपरागण कहलाता है। अब देखिए इसको अच्छे से और समझिए कि जब किसी पुष्प के यानी किसी फूल के पराग कोश से जब पराग कणों का जब स्थानांतरण होगा, या तो उसी पुष्प के अंदर हो, ठीक है, यानी एक ही पुष्प के अंदर नर जनन अंग है और मादा जनन अंग है। ठीक है, तो क्या हुआ कि उसी पुष्प के नर जनन अंग से उसी पुष्प के मादा जनन अंग पर अगर परागकण पहुंचते हैं, या फिर उसी पौधे में स्थित किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं, या फिर क्या होगा, उसी पौधे के अंदर उपस्थित है, उसी पौधे में अगर कोई दूसरा फूल उपस्थित है और उसके वर्तिकाग्र पर जो है परागकण पहुंचते हैं, तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? स्वपरागण कहलाती है। यानी कि जो पौधे, एक ही पौधे में ये काम हो रहा है। साधारण सी भाषा में आप ऐसे समझ लीजिए। उदाहरण क्या है? मटर। ठीक है, इधर देखिए स्वपरागण का मैंने आपको एक चित्र बना के दिखाया हुआ है कि स्वपरागण जो है उसमें क्या हो रहा है कि जो पराग कण हैं वो पराग कोश से वर्तिकाग्र तक पहुंच रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या कहला रहा है? पराग कण कहला रहा है, सॉरी स्वपरागण कहला रहा है। ठीक, अब इधर देखिए दूसरा, यहाँ पे एक और फ्लावर है यानी पुष्प है जिसमें पराग कोश से पराग कण जो हैं वो दूसरे वर्तिकाग्र पर पहुंच रहा है, दूसरे फ्लावर के वर्तिकाग्र पर पहुंच रहा है। ठीक है, यानी कि दूसरे पुष्प, दूसरे जो पौधा है उसके जो वर्तिकाग्र है वहाँ पर जो है परागकण पहुंच रहा है। ठीक है, तो ये क्या कहला रहा है? परपरागण। देखिए, लेकिन परपरागण को पढ़ने से पहले देखेंगे कि स्वपरागण के लाभ क्या हैं। तो इससे पीढ़ी की शुद्धता बनी रहती है। ठीक, यानी अगर एक ही पौधे में ये काम हो रहा है तो उसमें जो नेचुरल सी बात है, कोई बीमारी नहीं होगी एक ही पौधे में, तो वो शुद्ध तो रहेगा ही। इसमें अधिक पराग कणों की आवश्यकता नहीं होती है, बहुत थोड़े से पराग, एक या मतलब कि बहुत कम पराग कणों की आवश्यकता है, क्योंकि एक ही पुष्प में उसे ट्रांसफ़र होना होता है, क्योंकि परागकण विभिन्न माध्यमों में नष्ट नहीं होंगे, है ना। इसमें अन्य किसी सहायक युक्ति जैसे सुगंध, मधु आदि की आवश्यकता नहीं होती है। यानी ऐसे पुष्प क्या होते हैं? सुगंधहीन भी हो सकते हैं, उनमें मधु नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसे पुष्पों में क्या होगा? कोई ज़रूरत नहीं होती इन सब चीज़ों की, ना तो सुगंध की ना तो मधु की। तो ऐसे मतलब कि ये जो ये क्या थे? ये बच्चों स्वपरागण के लाभ थे। अब देखिए कि स्वपरागण की हानियाँ क्या हैं। इससे उत्पन्न बीज संख्या में कम व छोटे होते हैं, यानी जो इस स्वपरागण से जो जो बीज बनते हैं उनकी जो संख्या होगी बहुत कम होगी, और वो किस साइज़ के होंगे? बहुत छोटे छोटे साइज़ के होंगे। बीजों को पकने में अधिक समय लगता है, बहुत ज़्यादा समय लगता है इनको। नई व स्वस्थ किस्म का निर्माण नहीं होता है, और ऐसे परागण में जो नई किस्म की पौधे नहीं बनते हैं, नई किस्म की वैरायटी नहीं होगी, सॉरी नई किस्म के पौधे नहीं होंगे, नई किस्म के पुष्प नहीं बनेंगे, और स्वस्थ भी नहीं होंगे। अगर उस पौधे की में कोई बीमारी है तो वो बीमारी उसी में पनपी रहेगी।
यानी कि रहेगी वो। अब देखेंगे पर परागण। पर परागण यानी क्रॉस पॉलिनेशन, किसी पुष्प के पराग कोश से निकले पराग कण का उसी प्रजाति के किसी अन्य पौधे पर स्थित पुष्प के वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण पर परागण कहलाता है। जैसे अगर एक पुष्प के पराग कोश से जो परागण निकला लेकिन दूसरे पौधे के पराग कोश पर पहुंच रहा है, किस पे पहुंच रहा है, पराग कोश पर, सॉरी वर्तिकाग्र पर पहुंच रहा है, तो ऐसे परागण को क्या कहलाते हैं, पर परागण कहलाते हैं। जैसे सरसों, साल्विया, ठीक है। पर परागण में पराग कणों को एक पुष्प के पराग कोश से दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचने के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। परागण में के यह अभिकर्मक या फिर कहें कि एजेंट अलग अलग हो सकते हैं। जैसे वायु हो सकती, वायु के द्वारा जो है, हवा के द्वारा जो है पराग कण जो हैं उड़ करके दूसरे पौधे पर पहुंच सकते हैं, जल के द्वारा पहुंच सकते हैं, या कोई कीट है उसके माध्यम से एक पुष्प के जो पराग कण हैं दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक ये पहुंच सकते हैं। पर परागण की विधियां भी हैं, यानी कि या तो जलों द्वारा या तो जल द्वारा या तो कीटों द्वारा, ठीक है। देखेंगे पहला है बच्चों कीटों द्वारा परागण। इसको बच्चों बोलते हैं एंटोमोफिली। कीटों को आकर्षित करने के लिए पादपों में विशेष युक्ति होती है, जैसे पुष्पों का रंग, सुगंध, मरकंद आदि अपनाई जाती है। कीट पर परागित पुष्प बड़े ही आकर्षक व मरकंद युक्त होते हैं, यानी ये बहुत ही ज़्यादा सुगंधित होंगे, इनमें महक बहुत अच्छी आएगी, उनका जो फूल है, उनकी जो पेटल्स हैं, उनकी जो रंग है बहुत अच्छे होंगे, ठीक है। और उनमें जो मधु होगा, यानी जो क्या बोलते हैं उसको, पराग होगा, बहुत ही अच्छा होगा। तो जो कीट हैं यानी जो कीड़े मकोड़े हैं उनको ये आकर्षित करते हैं, और फिर क्या होगा, कीट जो है कीट जो है परागित पुष्प बड़े ही आकर्षक व मरकंद युक्त होते हैं। इन पुष्पों में वर्तिकाग्र प्रायः चिपचिपे होते हैं। तो जब कीट जो है इन वर्तिकाग्र पर बैठेंगे तो जो पराग कण हैं उस पर चिपक जाएंगे कि चिपचिपे होंगे, जैसे अंजीर, आक, साल्विया, पीपल। दूसरा आता है बच्चों वायु द्वारा परागण यानी एनीमोफिली। अनेक पादपों में वायु द्वारा परागण होता है, इसके लिए अनेक युक्तियाँ पाई जाती हैं। जैसे पुष्प प्रायः छोटे और समूह में होने लगते हैं, यानी क्या होगा, जो पुष्प होंगे बहुत छोटे होंगे, और ऐसी कंडीशन में क्या होगा, जो परागकण जो हैं वो वायु के द्वारा परागण करते हैं। इन पुष्पों में सुगंध, मरकंद और रंग का अभाव होता है, यानी कि कोई रंग नहीं ज़रूरत होती है, कोई महक की ज़रूरत नहीं होती। इनकी वर्तिकाग्र खुरदुरे व चिपचिपे होते हैं। कैसे होंगे, खुरदुरे होंगे। पराग कण हल्के, जलरोधी, शुष्क व अत्यधिक मात्रा में बनते हैं, क्योंकि वायु के माध्यम से इनकी हानि बहुत अधिक होती है। उदाहरण जैसे है गेहूँ, मक्का, ज्वार आदि। अब जल के द्वारा यानी हाइड्रोफिली, ये परागण जल में उगने वाले पादपों में पाया जाता है, यानी कि ऐसे पौधे जो जल में उगते हैं, इन पौधों में जो माध्यम होगा वो क्या होगा, वो जल होगा। इन पादपों में पुष्प जल के ऊपर खिलते हैं, जैसे कमल है, जल लिली है आदि। जल परागण के लिए पुष्पों, परागकणों, वर्तिकाग्र आदि में अनेक अनुकूलन पाए जाते हैं। पुष्प रंगहीन होते हैं, मरकंदहीन होते हैं और गंधहीन होते हैं। कोई रंग नहीं होता है, कोई महक नहीं होती है, कोई मतलब मरकंद भी इनमें नहीं उपस्थित होता है। परागकण हल्के होंगे, इनमें इनका जो घनत्व होगा अधिक होगा, अर्थात इस संख्या में ज़्यादा होते हैं। इससे परागकण जल सतह पर तैरते हुए मादा पुष्प के संपर्क में आते हैं। क्या होगा, जो पराग कण जो हैं जल के माध्यम से जल की सतह पर तैरेंगे और कहाँ पहुँच जाएंगे, मादा के वर्तिकाग्र तक पहुँच जाएंगे। तत्पश्चात क्या होगा कि परागकण वर्तिकाग्र द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है, जैसे कि है वेलिसनेरिया या हाइड्रोला या सिरेटोफिल्म। ये क्या है, ये बच्चों हाइड्रोफिली के उदाहरण हैं, यानी जल द्वारा परागण पौधों के उदाहरण हैं।
अब देखेंगे जंतुओं द्वारा, जंतुओं यानी कि जू, आप ऐसे याद रखिएगा, जंतु से क्या होता है, जू, जूफिली। कुछ पादपों में परागगण घोंघों, पक्षियों, चमगादड़ आदि की सहायता से होंगे तो ऐसे क्या कहलाते हैं, ये जंतु परागण कहलाएंगे, जूफिली कहलाएंगे। जैसे सेमल है, कदम्ब है, बिगोनिया है। ये तो विभिन्न विधियां थी परागण की। पर परागण के लाभ क्या हैं? तो पर परागण के फलस्वरूप आनुवंशिक पुनर्योजन होता है, जिसके कारण संतति में लाभदायक लक्षण विकसित होंगे। क्योंकि एक पौधे के पुष्प से दूसरे पौधे के पुष्प में जो उसी की प्रजाति का है वहाँ पहुँचेंगे, तो इससे क्या होगा बच्चों, आनुवांशिक पुनर्योजन होता है, जिसके कारण क्या होगा, जो संतति उत्पन्न, जो संतान उत्पन्न होगी, वो उसमें अलग तरीके के लक्षण विकसित होते हैं। दूसरा पॉइंट है, पर परागण से नई जातियां उत्पन्न होती हैं। क्या होंगी? नई प्रजातियां उत्पन्न होती हैं। पर परागण के फलस्वरूप जो बने बीज हैं उनकी संख्या बहुत ज़्यादा होती है और वो स्वस्थ होते हैं। कृत्रिम पर परागण के फलस्वरूप रोग प्रतिरोधी प्रजातियां विकसित की जाती हैं, यानी कि जो आर्टिफिशियल जो क्रॉस पॉलिनेशन है, इसके द्वारा जो है जो पुष्प बनाए जाएंगे वो रोग प्रतिरोधी प्रजातियां बना ली जाती हैं, जिससे कि उनके अंदर जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है वो अधिक होती है। पर परागण की हानियां हैं बच्चों कुछ। पर परागण अधिक संख्या में बनते हैं और व्यर्थ होते हैं, यानी कि जब परागण बनेंगे तो वो बहुत ज़्यादा संख्या में बनते हैं, और लेकिन जो वर्तिकाग्र पर जो पहुँचेंगे वो बहुत कम संख्या में पहुँचेंगे। ऐसी स्थिति में बच्चों काफ़ी पराग कणों का नुकसान हो जाता है, यानी कि खराब हो जाते हैं। पादपों को पराग कण गंध और मरकंद बनाने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा व्यय करनी पड़ती है। पर परागण के लिए बच्चों पादपों को विभिन्न युक्तियों जैसे कीट, वायु, जल आदि पर निर्भर रहना पड़ता। अगर ये माध्यम नहीं है तो पर परागण नहीं होगा। पर परागण के फलस्वरूप बच्चों जो प्रजातियों के जो पैतृक गुणों में विभिन्नता आ जाती है, यानी कि अगर जो जनक जो पौधा है उसमें जो गुण होंगे और जो संतान पौधा है उसमें जो गुण होंगे वो बिल्कुल अलग अलग होंगे। ऐसी स्थिति में विभिन्नताएं आने लगती हैं। अब देखेंगे बच्चों स्वपरागण और पर परागण में अंतर भी है। तो स्वपरागण यह एक ही पुष्प या एक ही पादप के दो पुष्पों में अथवा कायिक जनन द्वारा तैयार अन्य पादपों के पुष्पों में होता है। यानी किस में होगा? जो पौधा है एक ही पुष्प में होगा, या फिर एक ही पादप के दो पुष्पों में होगा, या फिर कायिक जनन द्वारा जो हम तैयार कर रहे हैं उसके द्वारा जो पादप उत्पन्न हो रहे हैं उसमें जो पुष्प हैं उनमें ये स्वपरागण दिखाई देगा। लेकिन जो पर परागण है ये एक ही जाति के लैंगिक प्रजनन द्वारा तैयार दो भिन्न पादपों के पुष्प के माध्यम के मध्य होता है। यानी एक ही जाति है लेकिन जो पादप हैं वो अलग अलग हैं, ठीक है, उनके बीच में ये पर परागण होता है। दूसरा पॉइंट है स्वपरागण में, इसमें पुष्प का द्विलिंगी होना आवश्यक होता है, क्योंकि एक ही पुष्प में वो काम हो रहा है, इसलिए एक ही पुष्प में दोनों लिंग उपस्थित होंगे, नर अंग और मादा अंग। पर परागण में पुष्प द्विलिंगी अथवा एक लिंगी हो सकते हैं, नर व मादा पुष्प अलग अलग पादपों पर भी हो सकते हैं। दूसरा है बच्चों, इसमें बाह्य माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है स्वपरागण में, लेकिन पर परागण में बाह्य माध्यमों की आवश्यकता होती है। इसमें पर परागण को अन्य पुष्पों के वर्तिकाग्र तक पहुंचने के लिए बाह्य माध्यम की आवश्यकता होती है, जैसे जल, वायु, कीट, पक्षी। स्वपरागण क्या है बच्चों की पुष्पों में समकाल परिपक्वता पाई जाती है, अर्थात पराग कोश एवं वर्तिकाग्र समान समय पर परिपक्व होते हैं। यानी कि जो पराग कोश का फटना यानी वो मैच्योर होना और वर्तिका का मैच्योर होना यानी कि पकना, दोनों एक ही समय में होंगे, जैसे सदाबहार है, मूंगफली है। पर परागण में बच्चों पुष्पों में भिन्न काल परिपक्वता पाई जाती है, यानी कि एक समय में अगर परागकोश पक रहा है, परिपक्व हो रहा है, तो दूसरे समय में बच्चों वर्तिकाग्र जो है वो परिपक्व होगी, जैसे सूरजमुखी है, गेंदा है। तो ये तो था बच्चों स्वपरागण और पर परागण में अंतर।
तो यहाँ आपने देखा विभिन्न प्रकार के आपने जो पौधे हैं उनके भाग देखे, स्वपरागण देखा। आशा है आपने बहुत अच्छे से समझ लिया होगा। इन जो मैंने आपको नोट्स बताए हैं या लिखाए यहाँ पे दिखाए हैं, इनको आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे और ग्रुप में डालेंगे। धन्यवाद बच्चों आज की कक्षा के लिए।